बताए थे, कहाँ तक बताए थे? 24, 25, 28, 29 तक बता दिए थे लेवल 2 के। आ जाओ आगे, चलो चलो चलो, हाँ यहाँ तक बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 28 लेवल 2 में बताइए भाई, पैसेज से पहले, हाँ लेवल 2 के तो हो गए थे सारे ना, पैसेज में बताइए। चलो क्वेश्चन बताना शुरू करो बच्चों। लेवल 2 में कोई और डाउट हो? 31, 32, 30, 29 जो भी, और भी कोई डाउट हो? मोर देन वन करेक्ट पे आ जाओ। चलो बताओ भाई, मोर देन वन करेक्ट में ये दिक्कत होती है कई बार, ऑप्शन कई सारे मैच करने लगते हैं, गड़बड़ होती है। मोस्टली हम लोग गड़बड़ियां मोर देन वन करेक्ट में हो जाती है। चलो 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 जल्दी बताओ भाई मुझे क्वेश्चन नंबर, अभी लोग टाइप करके भेजिए। हाँ जल्दी टाइप करो बच्चों। हाँ दलिशा, फोर्थ क्वेश्चन, और बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 के अलावा कोई नहीं है? चलो 4 देखते हैं पहले। 4 कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहते हैं? वर्क डन बाय ऑल द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमको पता ही है, डब्ल्यू सी डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू सी, सही है ये। सर बस यही पूछना था क्योंकि आंसर की में ऑप्शन ए नहीं दिया हुआ था। ऑप्शन ए नहीं दिया हुआ है? यस सर। आइडेंटिफाई द करेक्ट थ्योरम अबाउट वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम थोड़ी है ये। क्या ये वर्क एनर्जी थ्योरम है? डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी इज नॉट वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम होती है ना? यस सर। ये होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको हम लोग डेल्टा यू में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको पता है कि ये होता है, ठीक है ना? लेकिन ओके ये सर। वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं है। डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी इज नॉट अ वर्क एनर्जी थ्योरम। वो पूछ रहा है रिलेटेड टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, मल्टीपल में और निकालिए भाई जल्दी जल्दी जो पूछने हैं। नहीं है, आगे बढ़ो। सर 5 वाला भी है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ भाई, ऊपर है। हाँ, अब 3 पे चलेगा सीधे। हाँ ये है। A disk of mass 3m and a disk of mass m are connected by a massless spring of stiffness k. The heavier disk is placed on the ground and the spring vertically and lighter. देखो ध्यान से समझा ही नहीं, समझ लेते तो समझ में आ जाता। बेटे ये है 3m और ये है m। अब कुछ भी पूछ रहा हो, क्या तुम नहीं निकाल पाओगे? उत्कर्ष वाला कराया था ना मैंने। अब क्या कर रहा था? हेवियर डिस्क इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड विद द स्प्रिंग वर्टिकल। ओए कौन मजाक कर रहा है? ये सब लाल पीना लीना खींच रहा है। छोटे से बच्चे बन रहे हो, सेकंड क्लास के। सेकंड क्या क्लास में? गुल्लू माई फर्स्ट क्लास में है, मतलब उसमें भी छोटे छोटे बच्चे भी एक दो ने ऐसे ही कर रहे थे। तो मुझे तुम लोगों को देख के भैया याद आ रहा है, एक काम करो ना, अपना नाम लिख दो। हाँ नाम भी लिखो, विथ फैमिली नेम लिखो, पापा का मम्मी का सबका नाम लिख दो। नेक्स्ट टाइम ये मजाक नहीं होना चाहिए भाई। चलो कह रहा है एंड लाइटर डिस्क ऑन टॉप form its equilibrium position, the upper disk is pushed down by a distance del and release। बच्चे ये इसकी नेचुरल लेंथ है, कितना दबा होगा? कितना दबा होगा? mg बाई के। इसके बाद इसको और कितना दबा दिया? डेल। अब तुमको मैंने बता तो चुका ही हूँ कि मीन पोजीशन से, क्यों भाई? यस सर। बताया जा चुका है ना? यस। तो मीन पोजीशन से जितना इधर आओगे, मीन पोजीशन से उतना ही उधर जाओगे। इस वाले क्वेश्चन खूब कराए हुए हैं ना मैंने। यस सर। उससे देख कर लेना, ये रिबाउंड कराने की कहानी कर रहा है, तो इसका मतलब ये कितना ऊपर जाना चाहिए? यहाँ डेल तक वापस जाना चाहिए। ये हो जाएगा डेल माइनस, सॉरी ये हो जाएगा डेल माइनस एम जी बाई के। तो के टाइम्स डेल माइनस एम जी बाई के
की वैल्यू को 3 mg के बराबर होना चाहिए, तभी तो उठा पाएगा ना। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कितने उठा लेगा उसको। यस बस चलो आगे बढ़ो भाई। ये लो क्वेश्चन खूब डिटेल में किया था ना हम लोगों ने, कई सारे क्वेश्चन किए थे। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़िए, चलिए इस वाली मोर देन वन करेक्ट में कोई और डाउट होता है? हाँ, 7th वाला। मार्क आउट द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। क्यों भाई, ऐसा होता है? होता है ऐसा? इनके बीच में एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। चार्ज ले लिया, इनको रिलीज कर दिया, करीब आ जाएंगे, दोनों के पास स्पीड आ जाएगी। नेट वर्क डन कितना हुआ भाई? जीरो। काइनेटिक एनर्जी तो आई ना कहीं से। किसने किया काम? नेट वर्क डन कहीं ना कहीं से तो आया। डेल्टा के बराबर क्या होता है? डब्लू नेट। और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, कहीं ना कहीं से तो काम हो रहा है ना। बात समझ में आई? अब इसके ऑप्शन चेक करो कौन से हैं। क्या है? टोटल वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स ऑन सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। कोई ऐसा जरूरी नहीं। वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स ऑन सिस्टम में sometimes be zero। ठीक है। टोटल वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी इज ऑलवेज जीरो। एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी, हाँ ये कह सकते हैं। टोटल वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग, क्या क्या ऑप्शन दे रखा है इसका भाई? क्या क्या इसका ऑप्शन है बेटे? 7th का चेक करो। 7th का है ए बी सी। इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है? क्या खोलो जरा ऊपर, जाओ ऊपर। बी सी है। इनकरेक्ट है कि करेक्ट पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट या करेक्ट? वही राम दिल के। हाँ चेक से, चेक से नीचे आओ, नीचे आओ। टोटल वर्क डन क्या करें? हाँ करेक्ट कौन सा? ठीक है। टोटल वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस ऑन ए सिस्टम इज ऑलवेज जीरो, गलत है। टोटल वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस ऑन ए सिस्टम मे बी समटाइम्स बी जीरो। ऑन हाँ सही है, मे बी तो जीरो ही सकता है। टोटल वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल, हाँ ये सही है। रिजिड बॉडीज के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करते ही नहीं ना। इसमें देखो मूव किया है, इसमें मूव ही नहीं करेंगे। रिजिड बॉडी मतलब फिक्स है, तो उसके बीच में जो इंटरनल फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो बॉडी को डिस्प्लेस ही नहीं कर रहे। जब बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं होगी तो उसका कोई वर्क डन ही नहीं होगा, तो नो वर्क डन। लूज बॉडीज का वर्क डन आ जाएगा, तब वो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन रिजिड बॉडी में 100% जीरो होगा इंटरनल फोर्स का वर्क डन। क्यों? रिजिड बॉडी का में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं उस इंटरनल फोर्स की वजह से। हो सकता है पूरी बॉडी चल रही हो, लेकिन बॉडीज की इंटर रिलेटेड जो फोर्सेज है उनकी वजह से कोई मूवमेंट इनमें आपसी नहीं है, इसलिए नो वर्क डन। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो इस वाले एक्सरसाइज खत्म हो गया, चलो नेक्स्ट में चलें, आगे बढ़े। अगले एक्सरसाइज पे आइए। मैच द कॉलम वालम, तो क्या पूछना है? कोई पूछना है मैच द कॉलम में? मैच द कॉलम, कोई डाउट नहीं है? पढ़ते रहो आगे, डाउट नहीं है जी, सबको अपने अपने डाउट पता होंगे, कई दिन हो लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते रहो धीरे धीरे, जिसका होगा वो खुद ही बोल देगा। घबराइए नहीं, जो नहीं आ रहा चैट तो इनेबल्ड है ना, कि ऐसा ना हो चैट डिसेबल्ड है। हाँ चैट इनेबल्ड है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेवल 2 पे आ जाइए। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये मेरे ख्याल से लास्ट एक्सरसाइज है ना। हाँ 459, क्वेश्चन नंबर 459 1, इसमें क्वेश्चन फंसेंगे आप लोग। 459 1 और बताइए। 10 12 10 12 1 4 5 9 10 12 11th का सी, 11th सी। और बाकी लोग बैठे हुए, दलिशा ही सारा रिपीट करके पूछवा ले रही है सबसे।
11 से हो गया, 12 भी हो गया, दर्शिल 15, ठीक है। दलिशा उत्कर्ष पूछ लेते हैं तो लोगों को लगता है कि हमारा भी इसी में समेट गया। अपने अपने पूछा करो, जो नहीं आ रहे हैं वो भले कॉमन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने अपने डाउट जरूर पूछने चाहिए और हमेशा पूछने चाहिए। चलो शुरू करते हैं 1 से। पहला क्वेश्चन उत्कर्ष का 10वां भी है बेटे। 5, 6, 10, 14, 5, 6, 6, 10, 14, ठीक है। 5, 6, 10, 14, ठीक है। और 1, 5, 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15। और कोई डाउट नहीं? चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखो भाई, two blocks of mass says M1 and M2 connected by lights spring rest on a horizontal plane. The coefficient of friction between the blocks and the surface is equal to mu. What minimum constant force has to be applied in the horizontal direction to the block of mass M1 in order to shift the other block? अरे कल ही तो मौलिक हो तुम यहाँ? यस सर। कल ही क्वेश्चन पूछा था ना? नहीं दूसरा वैसे हाँ ऐसे ही था लगभग यही था, ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर। यस सर। वही मुझे लगा मैंने कल ये बताया है, किसी ने पूछा था मुझसे। चलो, टू ब्लॉक्स ऑफ मास M1 एंड M2, दो ब्लॉक दे रखे हैं M1। आज शाम के बाद में फिर फ्री हो जाऊंगा क्योंकि अब मुझे कुछ नहीं करना, फिर हॉस्पिटल वाला काम मेरा खत्म। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ शाम के बाद से। आज कुछ रिलीज हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप लोग अपने डाउट्स वगैरह व्हाट्सएप करके भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा। पहले टाइम मिल नहीं रहा था मुझे। M1 एंड M2 स्प्रिंग कांस्टेंट K और फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड सरफेस म्यू, ठीक है। What minimum constant force has to be applied in the horizontal direction to the block of mass M1? इसको कितना फोर्स लगाया जाए, किसी भी तरफ लगा दो, मान लो इधर लगा दिया। अब ये चलना शुरू करेगा, चलते 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 एक समय पे जाके रुक जाना चाहिए और इसमें इतना कंप्रेशन हो जाना चाहिए कि वो इसको हिला सके। इसको हिलाने के लिए क्या कहानी है? kx बाहर लगे, F2 पीछे लगे, तो kx बराबर क्या हो जाना चाहिए चलाने के लिए? F2। kx बराबर म्यू M2g, ये होना चाहिए जस्ट चलाने के लिए। और ये फोर्स को चला के लेके जाए और ये जाके फाइनली रुक जाए। तो फर्स्ट कंडीशन K1 शुरुआत में रेस्ट से चालू किया, फाइनली ये फोर्स लगता रहा, पहले ये आगे चलाता रहा, स्पीड बढ़ाता रहा, फिर उसके बाद इसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स एक्ट करता रहा और वर्क डन K2 की वैल्यू फिर फाइनली उसने 0 कर दी। U1 था 0, कोई स्प्रिंग खींची नहीं हुई थी। जब स्प्रिंग x दब गई तो इसकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ ऑफ kx²। इस दौरान नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने काम किया, हाँ जी किया ना, फ्रिक्शन यहाँ लाइन लग रहा था F1, तो बराबर माइनस F1 इंटू एक्स। F1 की वैल्यू कितनी है? माइनस म्यू M1 g टाइम्स x। क्या किसी एक्सटर्नल फोर्स ने काम किया? हाँ काम किया ना, इस फोर्स ने काम किया ना, कितना x चलाने में? F इंटू एक्स यहाँ से पुट कर लिया, वैल्यू पुट कर लिया, आंसर निकाल लिया, आ गई वैल्यू। K1 K2 U1 U2 समझ में आ गया ना? तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स को चलाता जाएगा। पहले तो ये एक्सेलरेट अंश ने ज्वाइन ही नहीं किया। वो थोड़ा आज लोकेश सर ने लिंक पहले भेज दिया था ना, तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए, तो लिंक पूछ रहे हैं कि आज थोड़ा लिंक पहले भेज दिया। मैं भी कंफ्यूज हो रहा था, मैंने कहा लिंक नहीं आया अभी तक। फिर बाद में मैंने कहा देखूंगा लिंक भी भेज तो नहीं दिया, नहीं तो जनरली लोकेश सर तो बहुत टाइमली काम करते हैं।
कुछ ज्यादा ही जल्दी भेज दे सर आज। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। पूरी वर्क एनर्जी थ्योरम, शुरू में काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पहले स्पीड बढ़ते 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 मैक्सिमम हुई। स्पीड मैक्सिमम कहाँ होगी, तो मुझे बताओ, कल मैंने बताया था स्पीड कहाँ पर मैक्सिमम होगी, किस जगह मैक्सिमम होगी, कोई मुझे बता सकता है? मेन पोजीशन। मेन पोजीशन कौन सी होती है? मेन पोजीशन कौन सी होती है? mg/k। नेट फोर्स 0 होता है, m1 पे नेट फोर्स 0 कहाँ होगा? F इधर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, F1 बराबर म्यू m1 जी, और kx इधर लग रहा है। मेन पोजीशन मिल जाएगी अब, x नॉट लेते हैं जनरली मेन पोजीशन को, x नॉट आगे जब एसटीएम पढ़ेंगे तो अच्छे से यूज करेंगे, kx नॉट। तो F बराबर kx नॉट प्लस क्या, म्यू m1 जी। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, मीन पोजीशन, जिस पोजीशन पे स्पीड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो पहले इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम मीन तक जाएगी, उसके बाद मीन से वहां तक आगे तक जाएगा और रुक जाएगा। k1 0, k2 0, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर x सब हुआ है। अब इस दौरान इसने भी काम किया, फ्रिक्शन ने भी काम किया, इसके फ्रिक्शन ने काम नहीं किया। इसको चलाने के लिए बस हमको पूछ रहा है कि इसको कम से कम कितना फोर्स लगा के चलाया जाए कि चल जाए। तो चलाने के लिए जस्ट चलाने की कंडीशन क्या होनी चाहिए, kx की वैल्यू फ्रिक्शन से बड़ी हो जानी चाहिए। जस्ट मैक्सिमम कंप्रेशन फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाए, बॉडी चल जाए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई। एक के बाद था 4 5 9 4 5 6 4। हाँ देखो, चेन वाला आ गया, सभी लोग इसमें घबरा जाते हैं। एट अ सर्टेन मोमेंट द एंड ए ऑफ द चेन इज सेट फ्री, with what velocity will his end of the chain slip out of the table? h की लेंथ l है, h है। देखो जब ये नीचे आएगी तो ये h, तो लैम्डा बराबर मान लेते हैं मास पर यूनिट लेंथ। तो पहले कितना हिस्सा ऊपर पड़ा हुआ था, l माइनस एच, इसको u बराबर 0 लाइन मान लेते हैं, हम लोग पहले ऐसे मानते रहे। u1 की वैल्यू हो गई माइनस लैम्डा, k1 0 है, माइनस लैम्डा इंटू एच, मास हो गया, इंटू जी इंटू एच बाई 2। इसको डाउट है, केवल इस वाले हिस्से की पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितना मास होगा, लैम्डा इंटू एच। लैम्डा क्या, मास पर यूनिट लेंथ, तो एच लेंथ का मास इतना हो गया, लैम्डा एच जी, और कितनी हाइट पे, एच बाई 2 पे। u2 जब वो पूरा नीचे आ गया, जब पूरा नीचे आ गया, यही समझना है बस। ये चेन यहाँ है और ये बाकी चेन कहाँ है, तो u2 लिखने में ही लोग गड़बड़ी करते हैं, माइनस लैम्डा एच जी इंटू एच बाई 2 इस वाले हिस्से का, और माइनस लैम्डा एल माइनस एच बाकी बसे हिस्से का, कितनी डेप्थ पे, एच। यही गड़बड़ी कर रहे थे लोग। अब चेक करो इसको, मैंने लैम्डा लिखा है, लैम्डा से कंफ्यूज नहीं होना है, वो मास पर यूनिट लेंथ है। बात कुछ कुछ समझ में आई? पहले इस वाले हिस्से की, अब उसको ऐसे लॉजिक से सोचो, इतने हिस्से की पोटेंशियल एनर्जी नीचे आ गई बस। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, u1 बराबर 0, u2 बराबर माइनस लैम्डा एल माइनस एच जी एच। मैं ये भी लिख सकता हूँ। अगर इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो तो इसकी तो उतनी बनी रही, ये वाला हिस्सा उतर के इधर आ गया नीचे। बस अब k1 k2 की वैल्यू निकालनी है, k2 बराबर हाफ mv स्क्वायर, पुट करके निकाल लो वैल्यू, बनेगा ना? सर हाँ सर मैंने ऐसे ही किया था, सेम टू सेम यही बना था, लेकिन जो आंसर है ना उसमें लॉग की टर्म्स में दिया हुआ है। हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, इम्पल्स का गेम ले लिया उन्होंने, ये नीचे वाला पोर्शन भी उठा लिया। ये नीचे वाला फोर्स ये मान के चल रहे हैं कि नीचे आता जा रहा है तो ये रेस्ट पे होता जा रहा है, यही मान रहे होंगे। इसमें क्यों डाल दिया हमने मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम में डालना चाहिए था। इसको अब थोड़ा फिर रुकना पड़ेगा। तो इसके लिए केस में क्या है, ये मान रहे हैं हीप, वो चेन के ऊपर चेन पड़ती जा रही है और चेन रुकती जा रही है। इनका गेम ये है, मैं बताऊंगा अभी अगले चैप्टर में मोमेंटम इम्पल्स वाले में। ये चेन आती जा रही है
और धीरे धीरे क्या होती जा रही है, रेस्ट पे आती जा रही है। तो ये वेरिएट करने लगा, इसके हिस्से की पोटेंशियल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो होती जा रही है। इसको थोड़ा रुक जाओ, इस वाले पार्ट को अभी तो ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन, इन्होंने इसमें पता नहीं कैसे डाल दिया इम्पल्स का। ये होता है, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, 2 लैम्डा लैम्डा जी वाई डी वाई करके आता है, 0 से y जितना लेंथ गिरने पे आती है। छोड़ो अभी नहीं, मैं बाद में इम्पल्स बताऊंगा तब डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना। मुझे ध्यान दिला देना ये चेन वाली प्रॉब्लम। हालांकि उसमें एक चेन वाली प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग कहते हैं कि ये चेन है, ये जमीन के ऊपर ऐसे रखी हुई है, इसको धीरे धीरे छोड़ दिया गया। अब जो जो हिस्सा इस पे आता गया हीप बनाता गया, तो कहता है जब ये y लेंथ नीचे चला जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी या फोर्स कितना लगेगा। फोर्स, हाँ फोर्स पूछता है, फोर्स एक्सर्टेड। सर एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको सेंड भी किया था ना व्हाट्सएप बेटे पर। इम्पल्स वाला, ठीक है ना। तो इसको सभी लोग ध्यान रखना, मुझे बताना, ठीक है ना। इम्पल्स वाला जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ तो मुझे बता देना सर, वो चेन जब जमीन पे गिरती है, मिलेगा आपको हर अच्छी किताब में मिलेगा ये क्वेश्चन जरूर, कि आएगा नीचे आते हुए रुक जाता है, धीरे धीरे रुक जाता है, तो कितना फोर्स एक्सर्ट होगा जब वो x नीचे गिर चुका है। तो लैम्डा एक्स जी वेट चलता है, और ये लैम्डा जी वाई वेलोसिटी √2 dy करके लैम्डा y करके, ये फोर्स इम्पल्स का लगता है डेल्टा p बाई डेल्टा टी। वो मैंने बताया था ना, ध्यान कीजिए, डेल्टा p बराबर होता है m डेल्टा v प्लस v डेल्टा m बाई डेल्टा टी, बताया था ना। यस सर। ये वाला गेम है ये वेरिएबल मास, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, अभी छोड़ दो। वैसे इसमें इसका यूज है नहीं, फोर्स का यूज है नहीं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमको बस एक चीज एज्यूम करके चलनी है, हमें क्या एज्यूम करके चलनी है, जो जो हिस्सा इस पे गिरता गया उसकी स्पीड क्या होती गई, 0। उतने हिस्से की स्पीड 0 मानते रहे, बाकी हिस्से की स्पीड क्या मानते रहे, v। बात समझ में आई। तो dx लेंथ गिरने में कितनी इसकी स्पीड चेंज होगी, dv से v प्लस dv होगा, तब इंटीग्रेट करेंगे तब ln का फंक्शन बनेगा। फिलहाल अभी छोड़ दो, मैं इस क्वेश्चन को फिर से करूंगा जब मैं पूरा डिटेल में अलग करा दूंगा तब। मैं पहले इस वाला फोर्स वाला मेथड कराऊंगा, फिर मैं स्पीड वाला मेथड भी कराऊंगा, ठीक है ना। मुझे याद दिला देना बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आ जाओ। कौन सा था, अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये, चौथा। फोर्थ क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये। फिफ्थ मैंने ध्यान भी नहीं दिया, देखिए वो कह रहा हो उसमें कुछ, 1 मिनट फोर्थ दिखाना मुझे, ऊपर जाना, फोर्थ पे आओ। बोल रहा है वो, एट अ सर्टेन मोमेंट द एंड ए ऑफ द चेन इज सेट फ्री, विद व्हाट वेलोसिटी विल दिस एंड ऑफ द चेन स्लिप ऑफ द टेबल। अच्छा कुछ पहले बोल रहा होगा, प्रश्न बोल, ये कुछ बोल ही नहीं रहा है कि चेन रुक रही है, लेकिन इसने एज्यूम किया कि चेन रुक रही है, मतलब नीचे जाके चेन फिसल के आगे नहीं जा रही है, फिसल के आगे नीचे नहीं जा रही है, वो नीचे आके रुक जा रही है, यहाँ जाके रुकती जा रही है। इस वाले पोर्शन की वेलोसिटी 0 होती जा रही है, ये फ्री नहीं है तभी। चलो आगे बढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर किस पे थे हम, चौथे के बाद फिफ्थ, फिफ्थ पे आ जाइए। The block shown in the figure is acted on a spring with a spring constant K, a weak friction force constant magnitude F, अच्छा friction constant. The block is pulled a distance x naught from the equilibrium position and then released. Equilibrium position पे release कर दिया गया। And it oscillates many time and ultimately comes to rest. Equilibrium position जहाँ है, इसको चला के छोड़ दिया गया, कई देर तक चलता रहा और फाइनली आगे रुक गया, ठीक है। Show that the decrease of amplitude is the same for each cycle of oscillation. क्वेश्चन पे हेडिंग डाल के छोड़ दो SHM, एम्पलीट्यूड है ना, अभी समझ में नहीं आएगा। हालांकि पूछ रहा है शो दैट द डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड इज द सेम फॉर ईच साइकिल ऑफ ऑस्किलेशन, पर साइकिल में उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो चेंज हो रही है वो बदल रही है। अब कैसे बताया जाए देखिए, हालांकि बता ही देता हूँ, इसमें ज्यादा एस्टिम का लेना देना नहीं है। पहले इसका एम्पलीट्यूड ए था, इसको छोड़ा गया, ये चलते 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 जाके यहाँ कहीं रुका, यहाँ से रुकने के बाद जा करके वो यहाँ कहीं आके रुका। क्यों भाई, इसको ले लिया मैंने डैश। हाँ बेटे,
इस पोजीशन से इस पोजीशन तक गया, ये मीन पोजीशन है जहां नेट फोर्स 0 है और कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। इसके बाद कुछ ए डैश तक गया वापस, इससे थोड़ा कम। कितना काम करना पड़ा? यहाँ से यहाँ तक गया, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हो गई? उतनी कम हुई। तो अगर चेक करें तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव जाने में और आने में माइनस एफ ए डैश माइनस एफ ए डबल डैश। डेल्टा के 0 है, डेल्टा यू हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ के ए डैश स्क्वायर, वो इसके बराबर वर्क डन के बराबर है। लेकिन इसमें गड़बड़ है कुछ। क्या गड़बड़ है? नहीं गड़बड़ नहीं है, ठीक है। ए फिर आगे क्या हमको शो करना है कि हर बार क्या कह रहा है, हर बार लॉस ऑफ क्या था वो देख रहे हो, लॉस ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना घट रहा है ये पूछ रहा है कि एम्पलीट्यूड शो दैट द डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड यानी ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डबल डैश। अच्छा मीन पोजीशन क्या होगी? जहां नेट फोर्स 0। हाँ तो मीन पोजीशन एक्चुअली वो होगी जहां पर नेट फोर्स 0 होगा, तो वो होगा के एक्स नॉट बराबर एफ। सुनो बच्चों, ये भी एस्टेम से ही करेंगे, डायरेक्ट ही होगा। इसके लिए वो लगाना ही पड़ेगा मेथड, इक्वेशन लगानी पड़ेगी ये वाली, x बराबर a sin ओमेगा t प्लस y लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। छोड़ दो, इसके बिना नहीं होगा। इस पे एस्टेम डाल दो, वर्क एनर्जी प्रॉब्लम एस्टेम की। एस्टेम की वर्क एनर्जी प्रॉब्लम है, फाइंड द नंबर ऑफ साइकिल्स द मास ऑस्किलेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट इनफाइनाइट। ये डैम्ड ऑस्किलेशन, इसको बोलते हैं डैम्ड ऑस्किलेशन। जैसे पेंडुलम को चला के छोड़ देते हैं ना, तो धीरे धीरे करके रुक जाता है। तो कितने राउंड कंप्लीट करता है? हाउ मेनी? इनफाइनाइट। एक बॉल को छोड़ दो तो क्या करेगा वो? क्यों भाई? एक बॉल को अगर छोड़ दोगे तो क्या करेगा? कितने टप्पे खाता है? इनफाइनाइट। ऐसे ये भी धीरे धीरे करते फाइनली टोटल लॉस ऑफ फ्रिक्शन के दौरान जितना काम किया है उसने, वो काम चला जाता है उसकी, मतलब उसकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी फ्रिक्शन के काम में चली जाती है। हर बार लॉस सेम आता है इस केस में, धीरे धीरे कम होते होते धीरे धीरे 0 हो जाती है। चलो अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये भी। फोर्थ एंड फिफ्थ पे टिक लगा लो, ये जरूर बताना है मुझे दोबारा। लेकिन फिफ्थ वाले का नंबर तो बहुत लास्ट में आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद। क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई। हाँ घुमा के छोड़ दिया, कह रहा कहाँ तक जाएगा, क्या होगा आप बताइए क्या होगा? Spring of mass system H is released in H above the ground. Determine the minimum value of H so that the system has tendency to rebound after hitting the ground. इसका मतलब क्या है? जब ये नीचे वाला हिस्सा आए, इसको उठाना है मुझे, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ये इसकी मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन से इसको कितना नीचे आना पड़ा? ठीक है, नेचुरल लेंथ थी, जब ये नीचे आएगा तो दोनों की स्पीड, ये तो आते ही रुक जाएगा, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू 0, और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? √2 GH। किसी को डाउट है? दोनों नीचे गिरते हुए आ रहे हैं, दबेंगे तो है नहीं। जैसे ही ये आके टकराएगा, इसके ऊपर इम्पल्स लगेगा और ये भाई रुक जाएगा। ठीक है, ये तो रुक जाएगा, ये रुक गया। इस वक्त इसकी स्पीड कितनी थी? √2 GH। √2 GH नेचुरल लेंथ थी। नेचुरल से मीन तक आएगा, मीन के बाद एम्पलीट्यूड जाएगा, और
एम्पलीट्यूड के बाद वापस ऊपर जाएगा ए। तो हम लोगों ने देखा था के ए माइनस ये एक्स नॉट है, के इंटू ए माइनस एक्स नॉट की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? उठाने के लिए बताया था ना ये। यस सर। नेचुरल से मीन तक आया, मीन से एम्पलीट्यूड नीचे गया, तो मीन से ही एम्पलीट्यूड किधर जाएगा? ऊपर। थोड़ा छोटा दिखा दिया मैंने, थोड़ा बड़ा दिखाना चाहिए था। एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो कितना खिंच जाएगा, ये हिस्सा कितना आ जाएगा? ए माइनस एक्स नॉट। नॉट। तो इतना खींच, इसको उठा, यही क्वेश्चन पूछ रहा होगा ना, इसको उठाना है रिबाउंड यस कर। सर। तो क्या होना चाहिए कंडीशन? के इंटू ए माइनस एक्स नॉट m2g को उठा ले। अब k1 k2 u1 u2 नहीं निकालो, k1 हाफ ऑफ, इसको m1 ले लेता हूँ, बाद में वैल्यू पुट कर लेना, हाफ ऑफ m1 2gh वेलोसिटी k1, k2 जस्ट जाके रुके उस जगह, तो k2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। u1 बराबर शुरुआत में मान लिया कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, 0। u2 स्प्रिंग दब चुकी है, कितना दब चुकी है? एक्स नॉट प्लस हाफ ऑफ के एक्स नॉट प्लस ए का होल स्क्वायर। साथ साथ ये वाला ब्लॉक भी तो नीचे आ गया, माइनस एम जी एक्स नॉट प्लस। कर लेंगे आप सवाल? यस सर। अब k1 k2 u1 u2 पुट किया, आंसर आ गया, है ना। चलो आगे बढ़े भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 6। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10th पे, 9th पे, 9th। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 9th क्या कहता है भाई? A body of mass m slide down a plane inclined at an angle of alpha. The coefficient of friction is mu. Find the rate at which kinetic plus gravitational potential energy is displayed at any time. अच्छा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी, उसका रेट ऑफ चेंज। देखो जब भी कभी रेट ऑफ चेंज दिखाई दे ना, तुरंत दिमाग क्लिक करना चाहिए, डिफरेंशिएट करने को बोल रहा है। हम मान लेते हैं ये x चला, स्प्रिंग नहीं है सॉरी, x चला, तो इसकी स्पीड कितनी आएगी? √2g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इनटू x। ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना? नो सर। एक्सेलरेशन मालूम है आप लोगों को। v इतना हो गया, k प्लस यू, इसकी u कितनी हो गई? मान लेते हैं इसको, इनिशियली लाइन को u बराबर 0 मान रखा था, इस लाइन क्या मान रखा था? 0 लाइन। तो k हाफ ऑफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी माइनस mg x साइन थीटा। किसी को डाउट? नो सर। k प्लस यू निकालो, इसको e बोलो और dE/dt करो। करता हूं मैं, अच्छी प्रॉब्लम है इसलिए मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं। वेलोसिटी कितनी हो गई? हाफ ऑफ mv स्क्वायर, हाफ ऑफ कट गया, g कट गया, v स्क्वायर कट गया, तो mg x साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा माइनस mg x साइन थीटा। ये तो कट गया, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, फिलहाल के लिए इतनी मैकेनिकल एनर्जी हमने ले रखी, ठीक है। माइनस म्यू mg x cos थीटा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी यार नेगेटिव हो सकती है मैकेनिकल एनर्जी, d/dt माइनस म्यू mg cos थीटा dx/dt।
क्या पूछ रहा है भाई? नेगेटिव मतलब घट रही है। कहाँ गया क्वेश्चन? एक बार दिखाना उत्कर्ष बेटा, दिखाना एक बार। द बॉडी ऑफ फाइंड द रेट एट विच काइनेटिक प्लस ग्रेविटेशन बढ़ेंगे, यही आएगा आंसर। ठीक है ना, सॉल्व कर लेना, वैल्यू पुट कर देना, अल्फा दे रखे उसी के टर्म में आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या था 9th के बाद? 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है? Particle moving in a straight line is acted upon by a force which works at a constant rate and changes its velocity from u to v over a distance x. Prove that the time taken in it is अच्छा। Particle moving in a straight line is acted by a force which works at a constant rate. Which works at a constant rate यानी पावर कांस्टेंट है। बात समझ में आई? क्या कांस्टेंट है? पावर। अब हो जाएगा। अब उसका यस दो जवाब। सर, यस सर। नहीं दोगे? क्या करना होगा इसमें? अब क्या करना होगा? फंक्शन बनाना होगा। हाँ, एम ए वी बराबर एम ए वी बराबर पावर इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इसको अपना जोड़ घटाना जो भी एक्स उस करना है कर लोगे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th का सी। इसमें सी है तो ना। फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द चेन व्हेन द चेन स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। अच्छा, कहाँ से फंसी हुई है? हाँ ठीक है। Find the tangential acceleration dv by dt of the chain when the chain starts sliding down. तो जितना एंगल घूमा, देखो पहली बात तो क्या है, तुमको पहली बात तो स्पीड निकल जाएगी। स्पीड निकाल ली? स्पीड निकली कि नहीं बेटे जनरल एंगल चलने पे? अब देखो सॉल्व करना, यही ध्यान, जब ये नीचे थीटा चला जाए तब इसकी स्पीड एट थीटा पे निकालो। फिर उसके बाद dv by dt निकालोगे तो जब उसको डिफरेंशिएट करोगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को तो वो भी उसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा कि tan थीटा की वैल्यू के हिसाब से आप इसकी वैल्यू को चेक करते हैं, dv by dt करके निकालते। पहली बात तो बहुत लंबा गेम है ये, थीटा एंगल घूमने पे इसकी स्पीड क्या होगी। तो टाइम के साथ क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन व्हेन, क्या पूछ रहा है, कब टेंजेंशियल, जब उसको छोड़ा गया। इनिशियली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो इनिशियली कितना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा। अब वो निकालना है तो कैसे निकालोगे बताओ भाई? या तो थोड़ा टॉर्क वाला आपको आइडिया हो, जो नहीं है अभी फिलहाल के लिए हमको टॉर्क का आइडिया, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी, कैसे निकालेंगे? इसका एक ही तरीका है, ध्यान दीजिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं दो तरीके बता रहा हूँ। एक तो मैथमेटिकल तरीका लंबा चौड़ा, जनरल थीटा तरीके से निकल गए और थीटा तरीके पे जाकर के वेलोसिटी निकाली, उसका डिफरेंशिएट किया टाइम के फंक्शन में, जो जो वैल्यू पुट करनी हो। एक बड़ा बढ़िया मतलब मेहनत वाला तरीका। दूसरा तरीका, किसी भी जगह पे गए, उस जगह पे छोटा सा एलिमेंट काटा, यहाँ से थीटा, हमको चूंकि शुरुआत में पूछ रहा है तो शुरुआत में ही निकाल लेते हैं फोर्स। तो इस वाले एलिमेंट के ऊपर अगर हमसे देखा जाए, mg डाउनवर्ड लग रहा है, इधर लग रहा है mg cos थीटा, mg sin थीटा, dm छोटा सा एलिमेंट ले लिए, तो dm
जी साइन थीटा इंटू आर, ये टॉर्क एक्ट किया, इसको इंटीग्रेट किया 0 से लेकर के अल्फा तक, ये टॉर्क नेट बराबर एक फॉर्मूला बनता है आई अल्फा, उससे ये अल्फा निकल जाएगा और वीटी की वैल्यू होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है आर अल्फा। तो ये थोड़ा सा आपके लिए अभी नया है क्योंकि आपने पढ़ा तो है ही नहीं, टॉर्क बराबर आई अल्फा, ये फॉर्मूला अब आपके रोटेशन वाले चैप्टर में आने वाला है। तो आपके लिए अभी मेथड तो यही है अभी फिलहाल, लेकिन ये बहुत लंबा मेथड है, मेहनत वाला। इससे अच्छा मेथड है सिंपल टॉर्क बराबर आई अल्फा करके निकाल लिया कि इस वक्त इसके ऊपर कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है, टॉर्क बराबर आई अल्फा, अल्फा निकला तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकला। ये ज्यादा आसान है, बट हमें क्या करना है, अब हम प्रोसीजर वाइज, थोड़ा लंबा है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओहो मुझे अभी 9 बज गया, थोड़ा मुझे बच्चों भी 5 मिनट में छोड़ दूंगा, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो ये मान लो मैंने ये लिया एलिमेंट mg डाउनवर्ड, mg साइन थीटा इस तरफ, और टॉर्क निकालो F1, इसको छोड़ दो, मैं इसी मेथड से करता हूँ। ये था थीटा एंगल जब घूमा ये, उस दौरान इसकी स्पीड क्या थी, dv बाई dt निकालो, इसको ये v की वैल्यू फंक्शन ऑफ थीटा आएगी, इसको डिफरेंशिएट करोगे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 पे इस वैल्यू को निकालो, और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू को लोगे ओमेगा, और ये होती है v बाई आर। ध्यान रखो जहां भी डी थीटा बाई डी टी आएगा तो ये मेहनत वाला काम बच्चों, निकालना पड़ेगा, गुणा भाग करना पड़ेगा, हिंट दे दिया, सॉल्व कर लेना, कर लोगे? यस सर। थीटा एंगल घूमे तब स्पीड निकाल लो, वो पुराना फॉर्मूला लैम्डा स्क्वायर जे थीटा कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 वो लगा यस दिया, सर। उससे थीटा एंगल घूमने पे पहले इसकी स्पीड निकाल ली, जैसे स्पीड निकली उसको डिफरेंशिएट मारा, पूरा डिफरेंशिएशन का फंक्शन बन गया। कब पूछ रहा है, जब थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। याद क्या रखना है, डी थीटा बाई डी टी क्या बनेगा, डिफरेंशिएट करोगे तो थीटा के फंक्शन में करोगे तो डी थीटा बाई डी टी भी आएगा फंक्शन, ध्यान रखना। ओमेगा। और ओमेगा क्या होता है, वी बाई आर, हमने आर। पहले, इसको यूज कर लेंगे फिर पूरी फंक्शन को पुट करेंगे, लेकिन इसका असली अच्छा मेथड तो ये, इसका अच्छा मेथड तो ये वाला है, टॉर्क निकाल कर, ठीक है, लेकिन वो अभी हमने पढ़ा ही नहीं इसलिए हमको पता नहीं। मैकेनिक्स की सबसे बड़ी समस्या यही है, उसमें सारे चैप्टर आपस में जुड़े रहते हैं। वर्क एनर्जी मैंने पहले बताया, वर्क एनर्जी प्योरली वर्क एनर्जी प्रॉब्लम बनाना मुश्किल है और चैप्टरों को जोड़ देता है। 11C के बाद आज एक क्वेश्चन नंबर 14, चलो आज मैं इतने इसी की बताता हूँ, अगली वाली एक्सरसाइज के बाद बताऊंगा। जाने में 14 भी है। 12 क्वेश्चन नंबर 12 भी, यहाँ पे 12 क्वेश्चन नंबर 12 14 15 आ जाओ, आज कॉपी भी खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 12, फिगर देख के लोग डर गए, अच्छा 2m वाला, 2m वाला नीचे जाएगा, तिरछा होगा, m1 ऊपर जाएगा, स्पीड चेंज होगी, हाँ वो नीचे की तरफ चलेगा, ये सर्कुलर पाथ में जाएगा, ये ऊपर की तरफ चलेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोथ ब्लॉक अरेंजमेंट एट द शोन इन द फिगर, इट हिट्स द वॉल AB आफ्टर, देखो अब देखो ध्यान से नहीं किया इसको तुमने, वो m2 नीचे आ रहा है 1 मीटर, k1 k2 देख लेते हैं, चलो स्पीड में भी गड़बड़ी की होगी, इसकी स्पीड है अगर v तो इसकी स्पीड v होगी, इसकी स्पीड v है तो अलोंग द स्पीड निकाल करके कंपेंसेट नहीं करोगे, यही गड़बड़ी कर रखी है। देखो क्वेश्चन नंबर 12, दलिशा देखो बेटे, सर वो तो सही किया था लेकिन फिर बाद में अटक गई थी। कंपोनेंट नहीं लिया ना वेलोसिटी का, इसकी वेलोसिटी होगी v1, इसकी वेलोसिटी होगी ऊपर जाने की कितनी, v2, और v1 v2 में रिलेशनशिप कैसे निकलेगा, कंस्ट्रेंट से। ये तो इस तरफ जा रहा होगा ना, क्यों भाई, स्ट्रिंग के टेंजेंशियली जाएगा ना, स्ट्रिंग को तो छोड़ेगा नहीं वो। नो सर। v1 का इस तरफ का कंपोनेंट v2 के बराबर होगा। अब क्या लगाना है, ये नीचे आ गया, k1 को ले लो 0, u1 को भी ले लो शुरुआती 0, k2
हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। v1 v2 का रिलेशनशिप याद रखना। ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। u2 माइनस m1g कितना नीचे आया 1, और u2 m2g कितना ऊपर गया 1 अब ये भी अलग है, ये दूरी और प्लस ये दूरी में से ये दूरी घटानी है, दिस प्लस दिस में से ये घटाना है। हो जाएगा? जो भी वैल्यू दे रखी है, मेरे पास अभी क्वेश्चन नहीं है। 1 1 था ना ये 1 1, यस ये कितना था अब हो जाएगा। 1 1 था ना, तो ये हो गया 2 2 4 2 1 √5 हो गया ये। नहीं हाँ 2 मीटर ठीक है। 1 1 ये तो 2 और 1 √5 ये हो गया, और ये दूरी 2 हो गई। तो ये कितना नीचे आया, कितना ऊपर गया ये? पहले 1 प्लस √5 था, 1 मतलब 1 और √5, तो u2 बराबर √5 माइनस 1 मीटर। क्यों भाई? पहले इस ब्लॉक से दूरी थी 1, अब इस ब्लॉक से दूरी है कितनी √5, तो ये कितना ऊपर गया? अब सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। डन? यस सर। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 14th, क्वेश्चन नंबर 14 14 14 14 14। अच्छा वॉल टेबल, ठीक है। स्मॉल ब्लॉक of ice with mass 1 as a force constant k बराबर and is initially compressed by this meter। अच्छा दबा रखा। The mass of the spring is negligible, the spring is released and the block slide down the table, goes off the table edge and travels to the floor. If there is negligible friction between the ice and the table, what is the speed of the block of ice when it reaches the floor? हाँ ठीक। प्रोजेक्टाइल हो गया बेटे, क्या दिक्कत है? फ्रिक्शन है ही नहीं, क्या इश्यू है? इसको दबाया, छोड़ दिया, इसकी स्पीड निकल गई, आगे गया, क्या करेगा ये? K1 K2 यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, नहीं निकाल लेंगे? हॉरिजॉन्टल K2 पूछ रहा है, U2 बराबर 0, इसको H ले लो, सीधे लगा दो ना। शुरू में काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी x दबा हुआ है और h हाइट पे है। आगे गया, प्रोजेक्टाइल आया, गिरता हुआ नीचे जमीन पे, यहाँ काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, हो जाएगा ना? सीधे ये लगा दो, K2 की वैल्यू पूछ रहा है। चलो आगे बढ़े, आसान सा क्वेश्चन 15th। फ्रिक्शन एक्शन दे रखा है, ब्लॉक ऑफ ए ब्लॉक ऑफ इतने इतने स्प्रिंग इज इतने फोर्स कांस्टेंट इतना, द मास ऑफ द स्प्रिंग इज नेग्लिजिबल, यू पुल द ब्लॉक आउट टू द राइट अलोंग द सरफेस विद द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स। अच्छा F कांस्टेंट है। व्हाट इज द ब्लॉक स्पीड व्हेन द ब्लॉक रीचेस पॉइंट P व्हिच इज 0.1 टू द राइट ऑफ द पॉइंट A। मतलब पहले क्या दिक्कत है? K1 K2 U1 U2 लगा दो। 15 तो और भी आसान है, वर्क डन भी लगाना है ना। K1 0 ले लिया, K2 निकालना है, U1 शुरुआत में उसने क्या दे रखा है, स्प्रिंग को दबा रखा है, तो कौन सा नंबर? पुल द ब्लॉक नहीं है, U1 0 है, U2 हाफ kx स्क्वायर जितना वो चला है प्लस और W एक्सटर्नल बराबर fx। इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो स्पीड की। x दे रखा है, x की वैल्यू 0.525 दे रखी है। अब इसके बाद क्या कहता है, इसको यहाँ पर लाके छोड़ दिया।
अब इस जगह इसके पास अगर यहाँ तक पहुंचा और इस कांस्टेंट फोर्स को हमने गायब कर दिया, block reaches point B. You pull the block to the right along the surface with a constant horizontal force F 20 Newton. What is the speed of the block? ये निकाल लिया. When the block reaches point B, you let off the block, go off the block. मतलब F को 0 कर दिया. अब यहाँ पहुंचने के बाद आपने फोर्स की वैल्यू को कर दिया गायब. अब ये इतना खिंचा हुआ है, इसके पास इतनी स्पीड है, अब ये आगे जाएगा. अब इसके बाद क्या करेगा, ये यहाँ तक तो जो इसकी स्पीड थी वो तो थी, अब ये हो गया फर्स्ट पोजीशन, इसके बाद आगे जाएगा, घूम करके वापस आएगा और ये हो जाएगी सेकंड पोजीशन. ये बताना है आपको. हो जाएगा सॉल्व. अब फोर्स गायब, K1, K2, U1, U2. अब इस पोजीशन पे इसको छोड़ दिया गया, फोर्स को गायब कर दिया गया, फोर्स को रिलीव कर दिया गया. अब सेकंड पोजीशन पे आ गए. सेकंड पोजीशन पे आपने क्या कहा कि कहाँ तक वापस आएगा, अब फोर्स नहीं है तो K1, K2, U1, U2 पुट करो, डायरेक्ट आंसर आएगा, कुछ नहीं करना है. ये आगे जाएगा, फिर जाके वापस लौटेगा और आके मैक्सिमम कंप्रेशन करेगा. अब K1 जो हमने निकाला था हाफ ऑफ mv², K2 0, U1 जो स्प्रिंग खिंची हुई थी हाफ ऑफ kx², और बाद में कितना उसने नेचुरल लेंथ से कहाँ तक गया, जो उसकी नेचुरल थी उसके बाद कितना अंदर तक गया, वही निकालना है. U2 बराबर हाफ ऑफ k x-². ये x' निकालना है कि नेचुरल से कितना अंदर तक चला गया. ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए इसको. अब कल हम लोग सर मेरे ख्याल से वाले एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए ना उत्कर्ष? यस सर, 15 ही थे बस. ये चैप्टर कंप्लीट हो गया? हाँ सर. चलो ठीक है भाई, कल सर्कुलर मोशन के भी डाउट ले लेंगे. पेपर है आप लोगों का संडे को, मंडे को सॉरी, तो हम लोग अभी हमारे पास टाइम है. कल का भी दिन है, परसों का भी दिन, नरसों का भी दिन है, और आज के बाद मैं फ्री हूँ. अब आप लोग शाम से व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं. ठीक है ना, अब मैं फ्री हूँ. एक्चुअली जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ पर मैं थोड़ा सा सिग्नल भी मिलता नहीं है, व्हाट्सएप वगैरह मिलता भी नहीं, बहुत टाइम लगता है. बाकी बच्चों कल, ठीक है, कल मिलेंगे. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू बच्चों. थैंक यू सर.